बहुत लोगों का मानना है कि एलोपैथिक बढ़िया है, बहुत लोग मानते हैं कि आयुर्वेदिक बढ़िया है। तो होम्योपैथिक जो और पद्धतियाँ हैं, उनसे कैसे अलग है? किसी डॉक्टर की सलाह से होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं तो आपको साइड इफेक्ट्स होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई डब्ल्यूएचओ की तरफ देखता है कि वो किसको मान्यता दे रहा है। डब्ल्यूएचओ को ही हर कोई मान्यता मानता है। तो क्या डब्ल्यूएचओ ने होम्योपैथी को मान्यता दी है? कई लोग मानते हैं कि जो होम्योपैथिक है वो प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी कि अगर आपका उस दवा पे विश्वास है तो ही वो आपको असर करेगी, और अगर विश्वास नहीं है तो वो असर नहीं करेगी। मंद बुद्धि की उनकी एक सोच है जो अच्छा। ऐसा सोचते हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों बहनें हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसी बहुत सारी रील्स भी देखी है जहाँ पे स्टोन्स को लोग किसी बाबा के पास जाके झाड़ फूक करके निकलवाते हैं। उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, हर कोई बहुत ही विचलित था और बहुत ही प्रेशर था हर किसी चिकित्सा पद्धति पर। हर किसी को तुरंत रिजल्ट चाहिए था, एकदम जल्दी से उनको इफेक्ट चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि होम्योपैथी पे लोगों ने भरोसा किया था उस टाइम? तो कुछ लोग मानते हैं कि आप बियर पीजिए और बियर पीने से आपका जो स्टोन है वो निकल जाएगा। कितना सच है? मान लीजिए हर बदलते मौसम के साथ आपको सर्दी जुकाम होता रहता है। आप डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। फिर एक दिन आपका दोस्त धोनी आपको मिलता है और वो बोलता है कि होम्योपैथी ट्राई करिए एक बार। लेकिन आप सोचते हैं कि ये मीठी गोलियां क्या ही कर लेंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो होम्योपैथी को मीठी, चीनी, पानी समझ के नकार देते हैं, लेकिन एक तरफ ऐसे वो भी लोग हैं जो होम्योपैथी को चमत्कार समझते हैं। तो क्या होम्योपैथी सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट ही है या इससे भी काफी आगे बढ़कर है? होम्योपैथी और एलोपैथी में से सबसे बेस्ट कौन है? एलोपैथी की तो दवाइयां खाकर आपको चुटकियों में आराम दिखना चालू हो जाता है। क्या होम्योपैथी दवाइयाँ ठीक करती भी हैं? आज के इस एपिसोड में आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और इस एपिसोड में होम्योपैथी से पर्दा उठने वाला है। आप बहुत कुछ जानने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर अजय चमोली जी, जो 13 सालों से लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बहुत सारी बातें हमने कैमरे के पीछे भी करी है होम्योपैथी के बारे में। वैसे तो हम बता चुके हैं अपने व्यूवर्स को आपके बारे में, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय चमोली और मैं पिछले 13 सालों से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ऋषिकेश में रोगियों का इलाज कर रहा हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम है नागराजा होम्योपैथिक क्लिनिक और मेरा यही सेवा भाव रहता है कि मैं होम्योपैथी के द्वारा और विदाउट सर्जरी लोगों का इलाज कर पाऊँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी के क्षेत्र में जब मैं उत्तराखंड होम्योपैथिक का अध्यक्ष रहा तो मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें मैंने सरकार के द्वारा सरकार को प्रस्ताव रखे कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के जो है उत्तराखंड सरकार में पद बढ़ने चाहिए, जिससे हमारे होम्योपैथी का विकास हो और लोग होम्योपैथी के बारे में जान पाएँ। और होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हम अपने रोगों का इलाज विदाउट सर्जरी कर सकते हैं। सर, वैसे देखा जाता है नागराजा जो हैं गढ़वाल के बहुत ही प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि विष्णु और कृष्ण के रूप में विद्यमान है। तो आपने नागराज ही क्यों रखा अपने क्लिनिक का नाम? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, भगवान नागराज मेरे इष्ट देव हैं और हमारे आराध्य देव हैं। हम उनकी भक्ति भी करते हैं और मेरे मन में एक थॉट आया कि अगर मैं अपने भगवान को लेके और रोगियों का उपचार शुरू करूं, तो मुझे लगा कि रोगियों को अपनी बीमारियों से बहुत जल्दी निजात मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा सेम नागराज के बारे में कुछ चीज़ कि पौराणिक कुछ कथाएं हैं, कुछ दंत कथाएं हैं और जिसमें मैंने भी पढ़ा है और अपने जो मेरे बुजुर्ग हैं और जो पुजारी हैं उनसे सुना है कि जब भगवान कृष्ण बाल्यकाल में यमुना जी में जब भगवान कृष्ण की गेंद गिर जाती है, तो भगवान कृष्ण जब अपनी गेंद को लेने यमुना जी में जाते हैं तो वो देखते हैं कि यमुना जी में कालिया नाग जो था उसने यमुना जी के पानी को बहुत ही दूषित कर दिया था, जहरीला कर दिया था।
तो भगवान जब उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम इस पानी को क्यों दूषित कर रहे हो, तो उसके द्वारा भगवान को कहा जाता है कि प्रभु मैं इस पानी को नहीं दूषित कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ छुपा हूँ। तो तब भगवान ने उसे आशीर्वाद स्वरूप बोला था कि आप ऐसा करिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यहाँ इस यमुना जी के जल को, शीतल जल को दूषित न करके आप चले जाइए सेम उत्तर द्वारिका, सेम में आप वहाँ निवास करिए और मैं भी इसके बाद वहीं निवास करूँगा। तो माना जाता है कि भगवान कृष्ण जी ने जब द्वारिका को पानी में प्रभावित कर दिया था, तो उसके बाद से भगवान कृष्ण का निवास सेम उत्तर द्वारिका, सेम नागराज के रूप में वहाँ पर सेम नागराजा मंदिर में माना गया है। और सेम नागराज जो मंदिर है वहाँ पर हम भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं। नागराज स्वरूप में प्रभु वहाँ विराजमान हैं। और कुछ दंत कथाओं में ये भी लिखा गया है कि भगवान कृष्ण जब भगवान शंकर के दर्शन के लिए केदारनाथ आए थे, तो जब वो उत्तराखंड की धरती में वो आए तो उन्होंने देखा कि उत्तराखंड की धरती में तो कण कण में शंकर है। बिल्कुल। तो कण कण में शंकर है, तो प्रभु ने सोचा कि मैं अपने प्रभु के ऊपर कैसे चल सकता हूँ। तो उन्होंने एक रूप लिया, नाग रूप, और रेंगते हुए केदारनाथ भगवान शंकर के दर्शन किए। और ये भी कथा बताई गई है कि भगवान जब केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे तो उनको एक रमणीक स्थान, सेम जो एक जगह है, उनको वो बहुत ही रमणीक स्थान लगा और भगवान ने उसी दिन से अपनी इच्छा बनाई कि मैं यहीं विराजमान रहूँगा। तो यही हम नागराजा के पुजारी हैं और हम पौराणिक रूप से भगवान नागराजा की पूजा करते हैं। तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि अगर मैं भगवान नागराजा को साक्षी मानकर लोगों का इलाज करूं, तो मुझे लगता है कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो मेरे रोगी भी बहुत जल्दी रोग से मुक्त हो जाते हैं। सब बहुत अच्छे विचार है कि आपने अध्यात्म को और जो है चिकित्सा को एक संग जोड़ा है। जी। सर देखा जाता है कि होम्योपैथी को लोग आसानी से फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मेरा भी एक दोस्त है, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो जब वो एलोपैथी लेता था तो कुछ देर तक तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी, लेकिन उसके बाद वो प्रॉब्लम जो है फिर से आ जाती थी। तो उसके पिताजी ने बोला कि आप कब होम्योपैथी भी ट्राई करो। तो स्टार्टिंग में तो उसने कहा कि होम्योपैथी ये मीठी दवाइयाँ क्या ही कर लेंगी, तो कैसे ठीक होऊँगा मैं? लेकिन पिताजी तो पिताजी होते हैं। उन्होंने बोला कि आप जाइए, और उन्होंने स्ट्रिक्टली उनको बोला कि आप जाइए और होम्योपैथी भी एक बार ट्राई करिए। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी होता क्या है? होम्योपैथी के बारे में अगर हम जानना चाहें, कैसे बता पाएँगे एक सरल भाषा जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको होम्योपैथी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं कि होम्योपैथी की खोज 1790 के दशक में जर्मन जो डॉक्टर थे, जर्मन फिजिशियन डॉक्टर हनीमैन, जिनका पूरा नाम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, इन्होंने 1790 के दशक में होम्योपैथी की खोज की। और इस खोज के पीछे भी जो उनका एक कारण था वो ये था कि डॉक्टर हनीमैन एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे, क्योंकि ओल्ड स्कूल में उनको एलोपैथी प्रैक्टिस सिखाई जाती थी उस टाइम पर। तो डॉक्टर हनीमैन की वाइफ को जब फीवर हुआ और वो थक गए इलाज करा करा के, और खुद ही मतलब उस समय डॉक्टर हनीमैन जर्मन के एक मात्र एक ऐसे डॉक्टर थे जो बहुत ही फेमस जर्मन डॉक्टर थे। और वो थक गए इलाज कर कर के, और उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ का फीवर नहीं उतर पा रहा है। तो डॉक्टर हनीमैन ने सोचा कि क्यों ना मैं एक नई पद्धति की खोज करूं। तो डॉक्टर हनीमैन के मन में जो विचार आए, उन्होंने क्या किया कि सिनकोना सिनकोना बार्क की कुछ छालें ली और उनको उबालना स्टार्ट किया। और उनके उबालने से जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी उस पानी में आई, उसको पिलाना अपनी वाइफ को स्टार्ट किया। तो उनको रिजल्ट देखने को मिले कि एलोपैथिक से फास्ट और एलोपैथिक से जल्दी। जैसे जैसे वो सिनकोना बार का जो अर्क है उसको पिलाते रहे, तो उनकी वाइफ जो है उसका बुखार उतरते रहा। तो फिर उनके मन में आया कि ये एक नई पद्धति की मैं खोज कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे उन्होंने वनस्पति हो गया, फूल हो गए, फल हो गए, या जो भी होम्योपैथिक के जो सोर्स हैं मेडिसिन बनाने के, हर एक तरीक़ों को खोजा। और हमारे लिए एक बहुत ही लाभकारी, और मैं तो बोलूँगा कि एक चमत्कार है होम्योपैथी। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि
रोगी किस तरीके से क्रोनिक केसेस जो होते हैं 10 साल 5 साल 20 साल से रोग ग्रसित रहते हैं, और अगर वो मेरे बताए मुताबिक होम्योपैथिक दवाई की शुरुआत करते हैं तो मैंने तो देखा है कि 3-4 महीने में ही रोगी स्वस्थ होके और अपना अच्छे से दिनचर्या को जी सकता है। तो सर जैसे बताया जाता है कि होम्योपैथी को लोग समझते हैं कि ये इंडिया से इजाद हुई है, तो इसका मतलब ये गलत सोच है, राइट? नहीं, होम्योपैथी की जो खोज हुई है वो जर्मन में ही हुई है, लेकिन हिंदुस्तान अभी होम्योपैथिक के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारी रिसर्चें हुई है। कुछ हमारे इंडियन डॉक्टर्स भी रहे हैं जो इसकी रिसर्च में लगे हैं, और फिर अभी आपने तो देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट के बाद मोदी जी ने तो आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। मतलब पहले एक जो हमारा बजट था उस वो हम तक नहीं पहुंच पाता था, और ये मोदी सरकार ने ही ये चीज़ की है कि आयुष मंत्रालय को बनाया है, और आज के दिन हमारे पास एक अच्छा बजट होता है जिससे देखने को मिलता है कि सरकारी जो होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं उनमें भी अब रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है और डॉक्टर अच्छे से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत लोगों का मानना है कि एलोपैथिक बढ़िया है, बहुत लोग मानते हैं कि आयुर्वेदिक बढ़िया है ना? हुँ। तो अब बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि होम्योपैथिक भी बढ़िया है। तो होम्योपैथिक जो और पद्धतियाँ हैं, उनसे कैसे अलग है? देखिए, होम्योपैथी जो और पद्धतियों से अलग है वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है, अगर आप किसी डॉक्टर की सलाह से होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है कि होम्योपैथिक दवा लेने से आपका रोग बढ़े या आपके रोग में कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई और बीमारी आपके अंदर पहुंच रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक दवाई जो है हमारी वाइटल एनर्जी, जो हमारी वाइटल फोर्स होती है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस पे काम करती है, और इम्यून सिस्टम जब होम्योपैथिक दवाई को लेने से स्ट्रांग होता है तो रोग जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या होम्योपैथी दवाइयों को एलोपैथी दवाइयों के साथ भी लिया जा सकता है? जी, कुछ रोगों में जैसे बीपी है या शुगर है या कुछ पीड़ादायक रोग हैं जिनको हम भी सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनका इलाज अभी तक चिकित्सा विज्ञान में संभव नहीं है, क्योंकि उसके हमें कारण का पता नहीं है, उसकी इटियोलॉजी अननोन है, और हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक भी लगे हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम भी लगी हैं कि इन रोगों के बारे में पता किया जाए। तो पैलेटिव ट्रीटमेंट्स में हम ये कर सकते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि जो है जो रोगी है वो उसको जो समस्याएं हो रही हैं वो ज़्यादा ना बढ़े और वो अपनी दिनचर्या को सामान्य रूप से चला सके। कई लोग मानते हैं कि जो होम्योपैथिक है वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट यानी कि अगर आपका उस दवा पे विश्वास है, तो ही वो आपको असर करेगी और अगर विश्वास नहीं है, तो वो असर नहीं करेगी। तो इसके पीछे क्या विचार हैं आपके? जी, जो लोग ये मानते हैं कि होम्योपैथिक एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, मैं तो उनके लिए बोलना चाहूँगा कि वो एक मतलब मंद बुद्धि की उनकी एक सोच है जो अच्छा। ऐसा सोचते हैं। होम्योपैथिक द मेडिसिन जो है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके जेनेटिक कोड्स तक पहुँच के आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी आनुवंशिक रोग से ग्रसित हैं, जिनको हम जेनेटिक डिजीजेस बोलते हैं, जैसे आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी जेनेटिक डिजीज़ है, देखा गया गठिया, जो रोग जो है देखा गया है कि हमारे किसी पूर्वज को है तो हमें भी होने की एक संभावना हो जाती है। तो अगर होम्योपैथिक उस रोग को ठीक कर सकती है, तो ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट कैसे हो सकता है? तो मतलब आपका मतलब है कि ये कोई विश्वास पर नहीं टिकी है, इसके अपने इफ़ेक्ट हैं। इसके ये अपने हर किसी को प्रभाव जी, डालती है। जी, होम्योपैथी के एक अपने इफ़ेक्ट हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, आप जब उसको अपनी टंग के ऊपर लेते हैं, तो हमारे सलाइवा के थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लड में जाके हमारे डिजीज़ के ऊपर काम करती है। ये साइंटिफिक प्रूवन है। प्रूव है। डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने बताया कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट लोगों की एक गलतफ़हमी मात्र है।
तो ऐसी कौन-कौन सी गलतफ़हमियाँ हैं जो होम्योपैथी को लेकर लोगों के मन में हैं? जी, जगमोला जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होम्योपैथी को लेके बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, जो फैलाई गई हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो मिथ्स है, वो ये भी है कि होम्योपैथिक जो दवाई है, वो एक्यूट केस में काम नहीं करती है। मैं पिछले 13 साल की जो मेरी प्रैक्टिस है और मेरी जो डिग्री का एक्सपीरियंस है, तो मैंने देखा है कि एक्यूट से एक्यूट केस, चाहे फ़ीवर थोड़ा हो। डॉक्टर साहब रोकना चाहूँगा, एक्यूट केस मतलब कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे जी, में? जी। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ के 2 टाइप होते हैं। एक्यूट मतलब कोई बीमारी आपके अंदर एकदम से आई है, जैसे हमें फ़ीवर होना या कोई स्किन में इचिंग होना या कहीं पर अचानक दर्द हो जाना या कोई नॉर्मल कॉमन कफ़, कोल्ड, ये सब चीज़ें जो है एक्यूट डिजीज़ेज़ में आती हैं। तो इसी सब चीज़ों के लेके लोगों के माइंड में कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, कुछ मिथ्स फैलाए गए हैं कि होम्योपैथी सिर्फ़ क्रोनिक या पुरानी बीमारियों का ही इलाज कर सकती है। तो मैं इस चीज़ को भी नकारता हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि चाहे फ़ीवर का पेशेंट हो या चाहे किसी भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का पेशेंट हो या लूज़ मोशन, डायरिया बच्चों में हो रहा है या बड़ों में हो रहा है, तो होम्योपैथी उसमें बिल्कुल बहुत ही कारगर है। और मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको पेन नहीं रुक रहा है, वो पेन किलर के इंजेक्शन ले रहे हैं। हम ऑन टंग डोज़ देके विदिन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, मतलब एलोपैथिक से भी फ़ास्ट मैंने एक्शन देखा है कि मरीजों को आराम मिला है। बिल्कुल, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे आप बोल रहे थे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि लोग मानते हैं कि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो क्या इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं? जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन है, उसकी एक पोटेंसी होती है, उसकी एक पावर होती है, उसकी एक क्षमता होती है। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो वो किसी डॉक्टर की सलाह के लें, क्योंकि डॉक्टर आपको आपके रोग के मुताबिक और आपको क्या क्षमता उस दवाई की देनी है, उसको डॉक्टर एक सेलेक्ट कर पाए, ताकि आपको इसका कोई एग्रावेशन ना हो या कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। हाँ, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से दवाई ना खरीदें जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, या खुद से भी लेना ना स्टार्ट करें, क्योंकि कई बारी हम पोटेंसीज़ के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है और हम सुन के दवाई ले रहे हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मतलब किसी स्पेसिफ़िक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेके ही होम्योपैथी दवाई चालू करनी चाहिए, अपने आप से नहीं। जी, जी। अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथिक इलाज लें और इस प्राकृतिक चिकित्सा से आपको फ़ायदा मिले, तो आप किसी डॉक्टर की सलाह के बिना होम्योपैथिक दवाई ना लें। अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा भी कहते हैं कि जो होम्योपैथिक है वो अल्टरनेटिव थेरेपी है। अच्छा अगर आयुर्वेद से इलाज नहीं हो रहा है या एलोपैथी से इलाज नहीं हो रहा है, तो चलो होम्योपैथी भी ट्राई कर लेते हैं। लोगों की मेंटालिटी होती है कि चलो ट्राई कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप? जी। ट्राई कर लेते हैं कि वो किस तरीके की मेंटालिटी होगी। तो जी, उनके जी। लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि चलो ट्राई कर लेते हैं वाले जो लोग हैं उनके उनको मतलब किस तरीके से आप होम्योपैथी के बारे में समझाना चाहेंगे? जी, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है बीमारी को हटाने का। होम्योपैथी साइंटिफिकली प्रूव्ड है और आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ अपनी सारी बीमारी के बारे में कंसल्ट करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में कलकत्ता में होम्योपैथिक शोध संस्थान है, जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। वहाँ पर होम्योपैथी के लिए रिसर्च होती हैं और हमारी होम्योपैथी की सीसीएच जो है, सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथी है, वहाँ पे होम्योपैथी के लिए शोध होती है। तो होम्योपैथी अल्टरनेटिव इसको हम नहीं बोल सकते हैं। होम्योपैथी एक कंप्लीट पैथी है, जिसमें हम जो है रोगियों का इलाज कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। अच्छा आपने जैसे बताया कि कलकत्ता में जो है इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जी। तो ऐसी कौन-सी रिसर्च हुई है अभी तक होम्योपैथी में, जिसने लोगों की सोच को बदल दिया है इस ट्रीटमेंट को लेकर? जी। होम्योपैथी के ऊपर अभी तक जो है रिसर्च चल ही रही हैं और इसके रिजल्ट्स तो जो देखने को मिले, वो सबसे जो इसके बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के मिले, आपने देखा होगा आजकल किडनी स्टोन के लिए हर कोई परेशान है, और सर्जरी ही एकमात्र उनके पास हुँ, ऑप्शन रह जाता जैसे है। हमारे कैमरामैन को भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। जी, जी। तो
ऐसे देखा जाता है कि यहाँ पे जो पर्वतीय इलाके होते हैं, जैसे हम गढ़वाल की बात लें, यहाँ पे किडनी स्टोन तो एक आम बात सी हो गई है। देखा देखा जाता है कि हर कोई अब डॉक्टर के पास जा रहा है, ऑपरेशन ही बोलते हैं कि ऑपरेशन करो और किडनी स्टोन को निकाला जाएगा। और देखा भी जाता है कि ऑपरेशन के बाद भी दोबारा किडनी स्टोन आ जाता है। तो होम्योपैथी में क्या होता है? ये होम्योपैथी की दवाई के द्वारा जो है ठीक हो सकता है पूरी तरीके से? जी। अगर पेशेंट किडनी स्टोन में जब उसको पता लगे कि मुझे किडनी में कोई पथरी है या स्टोन है और पेशेंट अगर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, तो मैंने देखा है कि आप 3 महीने या 4 महीने के अंदर अपने किडनी के स्टोन को होम्योपैथिक दवा के सहारे अपने पेशाब के मार्ग द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और साथ में अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स से बताएं कि मुझे बार बार पथरी होने की संभावना है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको ऐसी भी दवाइयाँ दे सकता है जिससे आपके बार बार किडनी स्टोन ना बने। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आयुर्वेद का कोई इलाज करता है तो उसका परहेज बताया जाता है। क्या होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के समय भी ऐसा कुछ परहेज कि ऑयली नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। परहेज़ तो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग परहेज़ एक होता ही है कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आए और वो बोले कि मुझे खाँसी है, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि आप खट्टा ना खाएँ। हाँ, साथ में होम्योपैथिक दवा का एक नियम है क्योंकि होम्योपैथिक दवा जो है बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में रहती है, तो उसका एक नियम है कि आप अगर खाना खाते हैं या आप कोई चीज़ खा रहे हैं, तो उसके बीच हमें कम से कम दवा लेने के लिए आधे घंटे का समय लेना चाहिए। या तो आप होम्योपैथिक दवा का सेवन कुछ खाने से आधे घंटे पहले करें या कुछ खाने से आधे घंटे बाद करें। क्योंकि होम्योपैथिक में देखा गया है कि कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे हमारी मेडिसिन्स हो गई जो वेजिटेबल से बन रही हैं या जो फ्लावर्स से बन रही हैं, तो इन मेडिसिन के साथ कई बारी ये हो जाता है कि अगर हमने कोई चीज़ खाई है, वो मेडिसिन के साथ रिएक्ट ना करें और हमारी टंग क्लियर रहे, तो हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। अच्छा, किडनी स्टोन वालों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए? जी, बिल्कुल। अगर कोई रोगी किडनी की पथरी से ग्रसित है, तो उसको मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने वाटर इनटेक को बढ़ाइए। आपको मिनिमम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। साथ में आप जंक फूड को खाना बंद करें और अगर आपको लगता है कि आपके स्टोन कैल्शियम स्टोन है, तो आपको नॉन-वेज भी बंद करना चाहिए और जितना हो सकता है आप अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाएँ। आप सैलेड्स, फ्रूट इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाना स्टार्ट करें, तो आपका किडनी स्टोन और आप अगर साथ में होम्योपैथिक दवाई को लेते हैं, तो आपको किडनी स्टोन से बहुत जल्दी ही निजात मिल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि आप बियर पीजिए और बियर पीने से आपका जो स्टोन है वो निकल जाएगा। कितना सच है सर? देखिए, ये सब बातें एक मतलब बाय एक्सीडेंटली अगर कभी हुआ हो, तो ये है, इसका कोई ऐसा साइंटिफिकली रीज़न तो मैं दे नहीं सकता कि इन सब चीज़ों से स्टोन निकल सकता है। हाँ, ये है कि अगर आप पानी ज़्यादा पिएँगे, तो आपको यूरिन जो होगा, यूरिन के साथ आपके स्टोन के निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हरी सब्जियाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उससे भी किडनी स्टोन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा है क्या? जी, बिल्कुल, ये है कि पालक हो गया, फूल गोभी हो गया, अगर किडनी स्टोन के आप पेशेंट हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऐसा भी बोला जाता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों बहनें हैं। तो क्या ये सच है? देखिए, आयुर्वेद और होम्योपैथ का जो सोर्स है मेडिसिन बनाने का, वो कॉमन है और आयुर्वेद और होम्योपैथ में यही डिफरेंस है कि आयुर्वेदिक में जो हम दवाइयाँ लेते हैं, वो हम एक क्रूड फॉर्म में दवाई लेते हैं और होम्योपैथिक में जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, हम उसको पोटेंटाइज़ करके दवाई को बनाते हैं। मतलब हम होम्योपैथिक में क्रूड फॉर्म का एक कुछ परसेंट 1% लेके होम्योपैथिक दवाई को तैयार करके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ऐसी बहुत सारी रील्स भी देखी है, जहाँ पे स्टोन्स को लोग किसी बाबा के पास जाके झाड़-फूँक करके निकलवाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि मतलब ये बहुत ही बड़ा एक अंधविश्वास है। क्या ऐसा भी है किसी ट्रीटमेंट में कि आप जो है झाड़-फूँक करके वो स्टोन्स को बाहर निकलवा सकते हैं?
जी, देखिए अगर कोई मरीज़ इन सब चीज़ों को कर रहा है, तो मैं उसको अपनी यही राय देना चाहूँगा कि आप अपना इलाज किसी डॉक्टर से कराएँ। अंधविश्वास में ना पड़ें क्योंकि बहुत बारी देखा गया है कि फिर अंधविश्वास में जाके पेशेंट को बहुत लेट हो जाती है, तो डॉक्टर्स भी फिर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी मरीज़ है जो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, सबसे पहले उसका धर्म यही है कि वो अपने बारे में अपने डॉक्टर्स को जाके बताए। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाता है कि होम्योपैथी को मोस्टली अल्टरनेटिव ही समझा जाता है और हम देखते हैं कि हर कोई डब्ल्यूएचओ की तरफ देखता है कि वो किसको मान्यता दे रहा है। डब्ल्यूएचओ को ही हर कोई मान्यता मानता है। तो क्या डब्ल्यूएचओ ने होम्योपैथी को मान्यता दी है? जी, बिल्कुल होम्योपैथी को मान्यता दी है, इसीलिए हमारा मंत्रालय बना है, आयुष मंत्रालय बना है और डब्ल्यूएचओ के रिसर्च में भी ये सब चीज़ें नोटेड हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन साइंटिफिकली प्रूव्ड है और कुछ डिज़ीज़ के ऊपर तो डब्ल्यूएचओ खुद कहता है कि होम्योपैथी के द्वारा रिसर्च होनी चाहिए। तो क्या होम्योपैथी एक अलग चिकित्सा की तरह हमारे एक मुख्य धारा में जुड़ पा रही है? जी, बिल्कुल। देखा गया है कि कोरोना के बाद, कोविड के बाद होम्योपैथी एक हमारे मुख्य चिकित्सा की धारा बन गई है क्योंकि कोविड के बाद जितने लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हुआ है और जिसने भी होम्योपैथिक दवाई को लेना स्टार्ट किया, तो उनको लगा अपने दिनचर्या में कि हम पहले की अपेक्षा अब अच्छा महसूस कर रहे हैं और होम्योपैथिक दवा जब हम लेते हैं तो होम्योपैथिक दवा हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है जिससे जो है हमें बीमारियों से बचने के लिए बहुत सहायता मिलती है। जैसे अभी आपने बात करी कोरोना की, तो उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे हर कोई बहुत ही विचलित था और बहुत ही प्रेशर था हर किसी चिकित्सा पद्धति पर। तो होम्योपैथी कितनी कारगर रही उस टाइम पे? कितने लोगों ने उसको फ़ॉलो किया? क्योंकि हर कोई होम्योपैथी पे इतनी जल्दी से विश्वास नहीं कर रहा था कि कोरोना में हर किसी को तुरंत रिज़ल्ट चाहिए था। एकदम जल्दी से उनको इफ़ेक्ट चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि होम्योपैथी पे लोगों ने भरोसा किया था उस टाइम पे? जी, बिल्कुल, मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा कोरोना के टाइम पे और साथ में जो मेरे जो मित्र डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, इस बीमारी में मरीज़ों को बचाने के लिए। तो हमने देखा कि कोरोना हमारे लिए एक ऐसी महामारी थी, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी कुछ दिनों में हमने पढ़ के और रिसर्च करके देखा कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे आर्सेनिक एल्बम, तो ये भी क्या इन्फ्लुएंज़ाना। एक वैक्सीन की तरह है? क्योंकि उस टाइम पे हर कोई वैक्सीन की तरफ भाग रहा था। जी, देखिए कोरोना में जो हमने देखा जब हमने अपनी मेडिसिन का ट्रायल स्टार्ट किया, पेशेंट्स के ऊपर जो हमारे पास आए, अगर हमें कुछ ऐसा सिम्पटम लगा कि इसके अंदर वायरस का सिम्पटम हो सकता है या इसको सर्दी, खाँसी या इसके लंग्स में कोई दिक्कत आ रही है या बुखार नहीं हो रहा है, तो हमने जब अपनी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से पेशेंट को ट्रीट करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कुछ दवाइयाँ जैसे आर्सेनिक 30 और इन्फ्लुएंजिनम 200, तो इन दवाइयों को जब हमने देना स्टार्ट किया और जो हमारा डॉक्टर्स का ग्रुप है उसमें जो डिस्कस हुआ, तो हमने देखा कि ये इन दवाइयों का सेवन अगर किसी पेशेंट ने कोरोना के टाइम पे किया है और मैंने खुद अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि उस समय के बुखार में या उस समय की महामारी में जो लोग विचलित थे और अगर लोगों ने होम्योपैथिक डॉक्टर का सहारा लिया है, तो कोरोना में उनको काफ़ी फ़ायदा मिला और रोगी जो है सुरक्षित, अभी तक सुरक्षित हैं। सर, आने वाले 10-20 वर्षों में जो होम्योपैथिक रिसर्चर हैं, तो उनकी क्या राय है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा आने वाले 10-20 साल में होम्योपैथी एक फ्रंट लाइन पे काम करेगी और मेरा सारे डॉक्टर्स जितने मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं या जूनियर डॉक्टर जो तैयार हो रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप विचलित ना होएँ अपने मार्ग से। आप होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा और डॉक्टर हनीमैन के जो सिद्धांत हैं, उनको अपने दिमाग में रखकर इलाज स्टार्ट करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल में आपको देखने को मिलेगा कि सर्जरीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगी। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आज के जो जनरेशन में, यंग जनरेशन में फीमेल को या बच्चों को पीसीओडी या पीसीओएस जो बीमारी जो हो रही है, तो हमने देखा है कि अगर
बच्चे या महिलाएं अपने डाइट को अच्छा करें और एक हेल्दी लाइफ जिएं और साथ में होम्योपैथिक दवाई का सहारा लें, तो इन सब बीमारियों को हम मुक्ति पा सकते हैं। सर, इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है मेरा, और मुझे लगता है कि आप ऋषिकेश में कार्य करते हैं, ऋषिकेश के लोगों की समाज सेवा करते हैं, आपकी कर्म भूमि ऋषिकेश है। तो अगर देखा जाए तो जो 10 साल पहले, 20 साल पहले का ऋषिकेश था, बहुत ही पवित्र था। यहाँ के लोग बहुत सज्जन थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन मैं अगर अब के ऋषिकेश की बात करूं, अब के ऋषिकेश में क्या है कि यहाँ क्षेत्रवाद फैल रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जो धार्मिक स्थल है, यहाँ पे अब धार्मिक स्थल नहीं है, अब जो है इसको भोग नगरी बना दिया गया है, योग नगरी की जगह। तो इस पे आपके क्या विचार है सर? आपका क्या एक व्यू होना चाहिए ऋषिकेश को लेकर, क्योंकि आप एक समाज सेवक भी हैं? जी, आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऋषिकेश को जब विश्व के मानचित्र पर देखा जाता है तो ऋषिकेश मतलब हर किसी के मन में ऋषिकेश को देखते हुए एक ही सवाल आता है कि ऋषिकेश मतलब ऋषि और मुनियों की तपस्थली। तो मैं ऋषिकेश की जो हमारे निवासी हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप ऋषिकेश को एक तपस्थली ही रहने दें और आप भी तप करें। और आज तो ऋषिकेश को योग नगरी बोला जाता है, तो मैं ऋषिकेश के सारे निवासी अपने जितने भी हैं सबको बोलूँगा कि योग नगरी का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर आके योग करें या योग सीखें। हमें एक योगी की तरह अपनी सोच भी रखनी चाहिए। और जातिवाद और क्षेत्रवाद जो ये फैल रहा है, इन लोगों को मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन यही बोलूँगा कि आप लोग एक चीज़ को समझें कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये अपने और पराये में आप ना जाएं और उदार चरित्र को रखें। और अगर आप उदार चरित्र को रखेंगे तो ऋषिकेश ही क्या, हमारा भारत और पूरा विश्व हमारा है। तो क्षेत्रवाद से बाहर निकलें और ये सब चीज़ें ना हो तो ऋषिकेश में। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के जितने भी लोग हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। जी, जी, बिल्कुल। हमें एक डॉक्टर के सोच की तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर कोई भी रोगी आता है, वो ये नहीं पूछता कि तेरी जाति क्या है, वो ये नहीं पूछता कि तू किस क्षेत्र से आया है। जी। तो ऐसा ही हमें भी अपनी सोच रखनी पड़ेगी। जी, आपने बहुत अच्छा ये बोला है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है और वो एक कर्म कर रहा है मरीज को ठीक करने का, तो डॉक्टर कभी भी किसी जाति, धर्म या क्षेत्र को नहीं देखते हुए उसका एक ही धर्म है कि वो अपने मरीज को आराम दे। और उससे बड़ा उसके लिए पुण्य और पाप कुछ भी नहीं है। मतलब आपके द्वारा यही एक विचार है कि क्षेत्रवाद ना फैलाते हुए हम सबको एक होके समाधान पे कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, हम क्षेत्रवाद की तरफ ना जाएं और हम ऋषिकेश को नहीं पूरे भारत को अपना कुटुंब समझें और एक विकासशील या विकसित शहर बनाने की कोशिश करें। सब बहुत अच्छे विचार हैं आपके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हरिओम। धन्यवाद। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे एपिसोड्स को एक जगह पर बैठकर नहीं देख पाते हैं, तो आप अपने काम करने के साथ साथ भी हमारे एपिसोड के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको स्पॉटिफाई का लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे एपिसोड के जो लॉन्ग कंटेंट है उसको शॉर्ट वर्जन में देखने के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको शॉर्ट वर्जन कंटेंट मिलते रहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर पाएँ और अपनी लाइफ को हेल्दी रख पाएँ। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और इस तरीके के कंटेंट से आपको जानकारियां मिलती रहे। जय भारत, जय उत्तराखंड।